क्या थी, उनके पास ऐसे क्या फीचर थे, क्या क्वालिटी थी उनके लाइफ की कि वो उस टाइम के प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे थे, मौजूद थे। ये खुदाई करके हम स्टडी करते हैं, इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो कोई आपसे पूछ दे कि इवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो हमारा आंसर, जिस तरीके से हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मीनिंग हम लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यह होता है कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, किसी चीज को इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने के लिए फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये हमने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन of the living organisms or their genes or cell or tissue to produce the products or the services at industrial level for human welfare. That is called as biotechnology. ठीक है? ठीक उसी तरह से इवोल्यूशन की भी मीनिंग हम लोगों के पास है कि इवोल्यूशन एक्चुअली में स्टडी है। इवोल्यूशन एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स की खुदाई करना है और खुदाई करके ये स्टडी करके पता लगाना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले इस जमीन पर रह रहे थे, जो आज नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके, जो फॉसिल बन गए, उनकी खूबियां क्या थी, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उनके पास क्वालिटीज क्या थे, उनकी स्टडी करना ही इवोल्यूशन कहलाता है। ये पहला डेफिनेशन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का। इज इट क्लियर? तो इसलिए याद रखा जाए कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ, या फिर स्टडी ऑफ, to dug up the hidden potentialities, or to unroll or to unfold or to unroll or unfold or to unroll or unfold, to study, हो गया, to unfold the pre-existing living organisms, become extinct or fossilized, ठीक है, मिलियन और बिलियन ईयर्स अगो। सो मिलियन और बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो को हम लोग MYA से लिखते हैं और बिलियन ईयर्स अगो को हम लोग BYA से लिखते हैं। तो देखो क्या कहता है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ, या फिर स्टडी ऑफ, टू डग अप द हिडन पोटेंशियलिटीज और टू अनरोल और अनफोल्ड द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकम एक्सटिंक्ट और फॉसिलाइज्ड मिलियन और बिलियन ईयर्स अगो। आज से करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं या जो फॉसिलाइज्ड हो गए हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुदाई करना और उनकी स्टडी करना कि आखिर उनके पास क्या पोटेंशियलिटीज थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, क्या गुण थी, क्या क्षमताएं थी उनकी, क्या फीचर्स थे उनके, इन सब की स्टडी करना ही इवोल्यूशन कहलाता है।
ये पहला डेफिनेशन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, जहां से ये इवोल्यूशन डिराइव किया गया है। सेकंड की बात हम लोग कर लें, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं या अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। कहता है कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि वो बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को फिटेस्ट बनाता है, अपने आप को मोस्ट सूटेबल बनाता है। इसको कहा जाता है इवोल्यूशन। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस by which the living organisms make themselves fittest or most adaptable according to the changed environmental condition. When environmental condition change from one condition to another condition, that is called as evolution. So evolution is the process, बढ़िया से समझिएगा चीजों को, is the process by which the living organisms make themselves fittest or most adaptable according to the changed environmental condition, according to the changed environmental condition. क्योंकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अगर चेंज नहीं करेगा, फिटेस्ट नहीं बनाएगा बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आज का फिटेस्ट है वो कल का फिटेस्ट नहीं होगा, और अगर उसको कल भी फिटेस्ट रहना है तो फिर उसको अपने आप में बदलाव लाना होगा, कल के अकॉर्डिंग चलना होगा उसको, है ना, चलना होगा उसको। जैसे मैं कल आप लोगों से बता रहा था कि मैं भी धीरे धीरे अपने आप को एनसीईआरटी पे उतारने की कोशिश करी, मैं कर रहा हूं, बताया मैंने आपको कल। क्योंकि आज के मार्केट का यही डिमांड है, अगर हमें मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो, अगर हम नहीं उतरेंगे हमें मार्केट डिस्कार्ड कर देगी। चाहे हम कितने भी विद्वान रहें, कुछ भी पढ़ाएं, बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो कहेगा नहीं भाई हमको एनसीईआरटी की, भले उसका नीट में ना, वो बात अलग, वो बाद में समझेगा। बट अभी उसका रिक्वायरमेंट यही है कि हमें वही टीचर चाहिए जो हमें एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ा दे, बात खत्म। हो चाहे मत हो नीट, दैट इज द अदर थिंग, वो अदर फेनोमेना है। बहुत बार ऐसे बच्चे कहते वो सर छोड़िए आप, वो हम बाद में देख लेंगे, हम विद्वान बन लेंगे, आप हमको इतना पढ़ाइए मेरा नीट हो जाए, है ना। इज इट क्लियर? तो हमें बदलना पड़ रहा है अपने आप को, अपनी सारी चीजों को चेंज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। अदरवाइज हमारे टाइम की कितनी फैकल्टी मार्केट से बाहर हो गई, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाई अपने आप को, बदल नहीं पाई अपने आप को, बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मार्केट से बाहर हो जाना पड़ा, है ना। डायनासोर क्यों बाहर हो गया? क्योंकि डायनासोर अपने टाइम का इतना डोमिनेंट रहा है कि आज का होमो सैपियंस भी उतना डोमिनेंट नहीं है, नहीं उतना डोमिनेंट। हमारी डोमिनेंसी एक सर्टेन एरिया तक ही है, लिमिट है हम। अब जैसे पानी पर हमारी डोमिनेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, एयर में हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमारी जो भी डोमिनेंसी है वो इस जमीन पर ही है। सारे हैबिटेट में हम डोमिनेंट नहीं है, हाँ? लेकिन डायनासोर हर एक हैबिटेट में डोमिनेंट था। क्या जमीन, क्या पेड़, क्या पानी, क्या हवा, सभी जगहों पर वो डोमिनेंट था। बट इसके बावजूद बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग दे वर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्व्स एंड अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑन दिस अर्थ।
एनवायरनमेंट ने उसको एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि वो बदलने के लिए। ये जो अभी छिपकली हम लोग देखते हैं, लिजर्ड, डायनासोर भी इसी लिजर्ड ग्रुप का प्राणी है, वो भी छिपकली जाति का ही है वो, है ना। जब इवोल्यूशन हो रहा था, जैसे जैसे वक्त बदल रहा था, अभी आप जैसे देख रहे हो कि अभी हर एक चीज में इंडिया में या पूरी दुनिया में, खासकर हमारे इंडिया में, अभी आप देख रहे होगे कि एक रिवॉल्यूशन जैसा माहौल है हर चीज में। डे टू डे एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, डे टू डे हमारी फैमिली का स्टेटस बदल रहा है, डे टू डे हमारे रिलेशन बदल रहे हैं, डे टू डे हमारी सोच बदल रही है, डे टू डे क्राइटेरिया बदल रहा है, डे टू डे कंडीशन बदल रहा है। बदल रहा है या नहीं बदल रहा? एवरीडे बदल रहा है। हमारी सोसाइटी का कंडीशन जो पहले था वो आज नहीं है, हमारी सोच जो पहले थी वो आज नहीं है। एक रिवॉल्यूशन जैसा है। तो याद रखा जाए कि जब एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में कोई चीज बदलती है, उस प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन लाना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, नहीं तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे आप। यहां तक कि आप मार्केट तो छोड़ दीजिए, फैमिली से लोग आपको बाहर निकाल देंगे। आज आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइट करके देखिए, कंट्रोल करके देखिए, आप ही को कंट्रोल कर देगी। बच्चों को कंट्रोल करके देखिए, बाप को ही कंट्रोल करेगा वो। इज इट क्लियर? मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए यही चीज है। तो प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में कल आपका बच्चा आपको कंट्रोल करेगा, ये मत सोचिए, है ना। कल आपका बच्चा आपको कंट्रोल करेगा। तो ये चीज है कि प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में आपको फिटेस्ट अगर बनना है तो आपको चेंज करना ही होगा। यही इवोल्यूशन है, यही इवोल्यूशन है ना। तो डायनासोर जब एनवायरमेंटल चेंज हो रहे थे तो डायनासोर को एनवायरनमेंट ने ऑप्शन दिया कि भाई आप डोमिनेंट हो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसका डिमांड भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट ना है, मेजॉरिटी है, डोमिनेंट है, उसका डिमांड ज्यादा है। जैसा होमोसेपियंस का डिमांड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा है, तभी तो कभी वो उस पर बम पटकता है, कभी वो उसको बर्बाद। ये जो बर्बाद हुई क्या देख रहे हो तुम, ये है क्या? ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। हर कोई एक दूसरे से डर रहा है, ये वो हमारा जमीन कब्जा लेगा, वो हमारा कब्जा लेगा, वो हमारा घर कब्जा लेगा, ये चल रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है बात समझ आ रही? तो ये चेंज है, ये इवोल्यूशन है। तो इसलिए याद रखा जाए डायनासोर को, अब जो जितनी बड़ी कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी, उसका डिमांड भी उतना बड़ा। ये अमेरिका सब जगह क्यों दंगा कराए फिरता है? मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वहां के लोगों का डिमांड बहुत बड़ा है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? उसका सबसे बड़ी इकोनॉमी वेपन से आता है, तो झगड़ा होगा तब तो वेपन बिकेगा उसका। तो इसलिए सब जगह पहुंच के झगड़ा करा फिरता है वो, छोटी छोटी जगहों पर, है उसकी जमीन उसको घुसा दिया, उसकी जमीन उसको घुसा दिया, और चौधरी बन के बीच में खड़ा, उसको भी सामान बेच रहा, उसको भी बेच रहा, दोनों लड़ रहा आपस में, है ये सामान बेच रहा है। आई बात समझ में? नहीं तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने डायनासोर को ऑप्शन दिया कि यू रिड्यूस योर डिमांड, यू चेंज योर सेल्फ। डायनासोर ने अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करी, छिपकली ने ले आई अपने आप में बदलाव। आई बात समझ? कुछ छिपकली छोटी रह गए, कुछ छिपकली लंबी हो गए, कुछ आगे चल के स्नेक में बन गया, कोई कुछ बन गया। डायनासोर का भाई हम तो डोमिनेंट हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो रहेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने कहा था तुम रहो, छोड़ दिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको अपने पर जाओ रहो। ये तो कुरान भी कहता है कि जो काम अपने को बदलने की कोशिश ना करे, खुदा भी उसको उसी हालत पर छोड़ देता है। रहो, तो जब रहो तो एक्सटिंक्ट हो जाओ। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया, और ऐसा एक्सटिंक्ट कर गया कि आज तक उसका इतिहास नहीं है, इतने कम टाइम में एक्सटिंक्ट किया, है ना। जो टेरेस्ट्रियल डायनासोर थे वो 10 किलोमीटर पर जब पैर ऐसे रखता तो जमीन धंस जाती थी अंदर, और 10 किलोमीटर दूर रखा हुआ टेबल पर गिलास गिर जाया करता था, मतलब इतना था उसका। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डायनासोर था उसका साइज 8 मंजिले मकान के इतना हाइट थी उसकी, और उसका वेट 600 आदमी के वेट के बराबर था। 600 आदमी के वेट के बराबर,
जो सबसे बड़ा डायनासोर था। अब 600 आदमी का मतलब 40 किलो वाला आदमी नहीं है, 75 kg वाला आदमी, 6 kg, 600 आदमी, सोचिए आप, एक्सटेंड कर गया, है ना। तो इवोल्यूशन हमें यह बताता है कि बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ता है, अडेप्टेशन के लिए फिटेस्ट बनाना होता है, तभी हम एग्जिस्ट कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। क्लियर? तो लिखें इसको पहले हम, फिर आगे चलते हैं, फटाफट लिखें। और इवोल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी एकदम साथ लाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब मिला जुला हुआ इवोल्यूशन लिखा है, इसमें बहुत आगे का पीछे, पीछे का आगे बहुत किए हुए हैं, इसलिए उसमें पॉइंट टू पॉइंट आगे चलेंगे। और इवोल्यूशन में एनसीईआरटी आप सभी को लाना होगा, तभी समझ पाइएगा, तो नहीं समझ पाइएगा। एक्सटिंक्ट, बिकम एक्सटिंक्ट और फॉसिलाइज्ड। अभी एनसीईआरटी की नीड नहीं है, आज के बाद नीड पड़ेगी। आज नीड नहीं पड़ेगी NCERT। अभी तो भूमिका बांध रहे हैं हम लोग।
चलें आगे, चलिए। आज भी थोड़ा सा नीड पड़ेगी एनसीईआरटी के एक दो वर्ड में। कहता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन बिना डार्विन साहब का कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू डार्विन उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन क्या है, एक चेंज है मॉडिफिकेशन के साथ, चेंज विद मॉडिफिकेशन। ऐसा चेंज जो मॉडिफिकेशन लाए, ऐसा चेंज जो कुछ नयापन लाए। जाहिर सी बात है, हम लोग जो आज बैठे हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल रहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे, क्योंकि एवरी डे एवरी मोमेंट हम बदल रहे हैं। बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरा का पूरा फिजिक्स बदल रहे हैं, इसको सिर्फ बदलना नहीं कहते। हमारे बिहेवियर का जो बदलाव है, हमारे नेचर का जो बदलाव है, हमारी जो सोच बदल रही है डे टू डे, दैट इज कॉल्ड एज चेंज विद मॉडिफिकेशन। तो डार्विन साहब ने कहा कि इवोल्यूशन इज व्हाट, कहते इवोल्यूशन इज अ चेंज विद मॉडिफिकेशन। ऐसा चेंज जो मॉडिफिकेशन के साथ हो, कुछ नयापन के साथ हो, और नयापन ही हमें आज फिटेस्ट बनाए हुए हैं। अगर हमको कल भी फिटेस्ट बनना है तो कल भी के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी हमको कल के लिए, नहीं तो हमारी जगह पर कल कोई और बन जाएगा। अगर आज हमारा क्लास का फीडबैक बहुत बढ़िया है, अगर हम चाहते कि कल भी मेरे क्लास का फीडबैक बढ़िया हो, तो फिर हमें मेहनत करनी होगी, कल के क्लास की तैयारी करनी होगी हमें, नहीं तो फिर आज का जो फीडबैक होगा कल वो नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। जैसे एक बार क्लास में ले रहा था, मुझे याद नहीं कहां ले रहा था मैं क्लास, तो मैं भी सोचा जरा डंडी मार दें क्लास में। तो बच्चों ने कहा क्लास से बाहर निकलकर कि आज लगा नहीं कि आलम सर क्लास ले रहे थे, आज लगा नहीं कि आलम सर क्लास ले रहे थे। मैंने कहा क्यों? सर आज डंडी मार रहे थे आप, आज आप डंडी मार रहे थे। बात समझ में आई मेरी? तो पकड़ने वाला पकड़ लेता है, उसको तुरंत पकड़ लेगा, कट से पकड़ लेगा कि आलम सर ने कहीं डंडी, क्योंकि रोज जो उसको मिल रहा है, अगर एक दिन नहीं उसको मिले पकड़ लेगा ना, वो तो पकड़ लेगा कट से। तो इसलिए एवरी डे हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है, और ऐसा बदलाव जिसमें कुछ नयापन हो, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो इसलिए आज से दिमाग में घुसा लीजिए कि इवोल्यूशन का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ रेप्टाइल से बर्ड बनने को इवोल्यूशन कहते हैं, या बर्ड से मैमल बनने को इवोल्यूशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। या पूरा का पूरा हमारा बॉडी बदल जाएगा तभी इवोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। हम फॉसिलाइज हो जाएंगे उसके बाद नई चीज आएगी तो ही इवोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है सब जगह। बल्कि इवोल्यूशन एक ऐसा चेंज है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। इसलिए डार्विन साहब ने कहा इवोल्यूशन इज अ चेंज विद मॉडिफिकेशन। सो इवोल्यूशन, थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, evolution is change with modification. So evolution is change with modification. और मॉडिफिकेशन का मतलब ही हो गया नया एडेप्टिव, कुछ नयापन, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। इसलिए इस साल जो आप नीट देंगे, अगले साल जो नीट इसके बाद होगा वो कुछ नयापन लेकर आएगा। तो इसलिए याद रखिए। फोर्थ,
एक और बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉलोज। डॉलोज ने कहा कि इवोल्यूशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज जो इवोल्यूशन है, आज जो हमारे अंदर बदलाव हम लोग ला रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के दिन में, ये रिपीट करके कल फिर नहीं आएगा। कल फिर कल होगा, आज कल नहीं होगा। इसलिए हम लोग उर्दू की किताब में, उर्दू कायदा में पढ़ते हैं, आज का काम कल पर ना डाल, है ना। आज का काम कल पर ना डाल, क्योंकि जो आज की जिम्मेदारियां अलग हैं, कल की जिम्मेदारियां अलग होंगी। आज कल नहीं होगा। इसलिए इवोल्यूशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। डॉलोस साहब का कहना था कि इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉलोस, इवोल्यूशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए फिफ्थ में आते हैं हम लोग। इवोल्यूशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। डॉलो, DOLLO अपोस्ट्रोफी एस, डॉलोस। अब सबसे बड़ी बात है कि इवोल्यूशन जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन होता है, हम में जो बदलाव आ रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा मत सोचिए कि बदलाव सिर्फ इंसान में ही होता है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में बदलाव होता है, यहां तक कि नॉन लिविंग में भी बदलाव होता है। आज जो हमारे मिट्टी का, हमारे सॉइल का, हमारे पटना के सॉइल का जो आज जो केमिकल कंपोजिशन है, आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में ये केमिकल कंपोजिशन नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा। आज जो वाटर का कंपोजिशन है इस शहर के अंदर, पटना के अंदर, आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में वाटर का वो कंपोजिशन नहीं रहेगा, चेंज करेगा, है ना। जैसे आज जो हम जिस माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, हिमालय आज के टाइम का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन उससे पहले आल्प से हुआ करता था। नॉर्थ अमेरिका में एक आल्प्स पर्वत था, वो था, उसको धीरे धीरे करके वो डिग्रेड होने लगा, तो हिमालय सामने आ गया। तो ऐसा नहीं सोचने का कि सिर्फ आदमी में ही इवोल्यूशन होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में भी इवोल्यूशन होता है, देखेंगे हम लोग अभी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इवोल्यूशन इज, हाँ ये अलग सी बात है कि इवोल्यूशन इज नॉट ए वन नाइट गेम। अगर हम चाहें कि आप में बदलाव वन नाइट ले आए, बस आज आप एकदम इनडिसिप्लिन्ड है और कल हम आपको डिसिप्लिन्ड बना दे, कल का कल, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स ए स्मॉल बट कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन इज ए स्मॉल प्रोसेस, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं एक एक कैरेक्टर को इवोल्यूशन के श्रेणी में आने में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीडक्टाइली का कंडीशन हम लोग देखते हैं, 6 उंगली वाला आदमी है। ये 6 उंगली वाला आदमी आज से नहीं है, ये लाखों साल से है, लेकिन अभी तक वो इवोल्यूशन की श्रेणी में नहीं आया है। अभी तक हम उसको जेनेटिक डिसऑर्डर में ही पढ़ते हैं, पॉलीडक्टाइली का कंडीशन। लेकिन वो आज भी पॉलीडक्टाइली स्ट्रगल कर रहा है कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर से इवोल्यूशन में आ जाएं। अभी जो हमको एबनॉर्मलिटी कहा जा रहा है, हम नॉर्मल फेनोमेन, नॉर्मल कैरेक्टर में आ जाएं, तभी तो इवोल्यूशन होगा, है। इसलिए इवोल्यूशन कोई वन नाइट गेम नहीं है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इवोल्यूशन रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ इवोल्यूशन चलता रहता है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो जब से यूनिवर्स बनी है और जब तक यूनिवर्स रहेगा, इवोल्यूशन चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है इवोल्यूशन इज अ स्मॉल बट कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसका रिंग मास्टर कौन है?
इकोसिस्टम। ये हम लोग बदलाव किसके अकॉर्डिंग लाते हैं? इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग लाते हैं। तुम आदमी को इकट्ठा करो, इंडियन को, इंग्लैंड के लोगों को, अमेरिकन को, अफ्रीकन को इकट्ठा करो तुम एक जगह, सारे लोग होमोसैपियंस हैं, लेकिन सारे लोगों के बिहेवियर में, नेचर में, लाइफ स्टाइल में, सोचने के तरीके में डिफरेंस होगा। है या नहीं डिफरेंस? ये डिफरेंस किसकी वजह से है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम की वजह से। सो इकोसिस्टम इज द रिंग मास्टर। हमारे बिहेवियर को डिफाइन कौन करता है? इकोसिस्टम करता है ना। तो इकोसिस्टम के साथ अपने आप के रिलेशन को बनाए रखने के लिए जो हम स्ट्रगल करते हैं ताकि हमारा एग्जिस्टेंस बचा रहे और इकोसिस्टम हमको एक्सेप्ट करता रहे, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और तब इस रिलेशन की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप of the struggle between the living organism and its non-living environment. This is called as ecology. जो रिलेशन है, उस रिलेशन की वजह से जो हम अपने आप को फिटेस्ट बनाते हैं, जो इकोसिस्टम हमें एक्सेप्ट किए हुए हैं, that is called as evolution. So evolution is a small and continuous process. Clear? So लिखते हैं अगला पॉइंट। Evolution is a small but continuous process. But continuous process. But continuous process. आगे बढ़े। एक नेचुरलिस्ट हैं जिनका नाम है डॉब्झन्स्की। डॉब्झन्स्की, उनका कहना है कि नथिंग सेंस इन बायोलॉजी, नथिंग सेंस इन बायोलॉजी बट इन रिलेशन विद इवोल्यूशन। उनका कहना कि बायोलॉजी में सेंस कहां है? बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस, इज टोटली अ कॉन्सेप्चुअल साइंस। बायोलॉजी टोटल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी टोटल सीक्वेंस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, इसमें इफ बट लेट नहीं आता कि चलो एलएचएस उठा के आरएचएस जबरदस्ती सिद्ध कर दिया, आरएचएस उठा के एलएचएस सिद्ध कर, ना हुआ तो दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके काम खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता। इफ ऐसा होता तो क्या होता? बायोलॉजी में नहीं चलता। बायोलॉजी में हाइपोथेसिस नहीं है। बायोलॉजी इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट साइंस। बायोलॉजी संभावनाओं का विज्ञान नहीं है। बायोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल साइंस है, नेचुरल साइंस है बायोलॉजी। तो इसमें सेंस कहां है? कॉन्सेप्ट है टोटल। हम लोग उल्टा समझते हैं कि बायो में कॉन्सेप्ट है, नहीं है। मेन की कॉन्सेप्ट का मीनिंग है हमको नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट कहते किसको है। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को अब्स्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। दुनिया हमेशा नेचुरल जो एक्चुअल चीजें हैं उससे उल्टी चलती है दुनिया। आप देखोगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, दुनिया हमेशा सही चीजों की उल्टी चलती है। बायोलॉजी कहता है कि बायोलॉजी इज ए कॉन्सेप्चुअल साइंस, इज ए नेचुरल साइंस, देयर इज नो अब्स्ट्रैक्ट है। द केमिस्ट्री, द फिजिक्स इज ए टोटली एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस, इज हाइपोथेसिस है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट, अब्स्ट्रैक्ट टोटल। बट हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है,
मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, बायो में कॉन्सेप्ट कहां है? बायो में तो रटना है, क्योंकि बायो पता ही नहीं चलता कॉन्सेप्ट कहते किसको है, यही नहीं समझ में आता है। जबकि नेचर क्या कहता है? बायोलॉजी इज देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट, नथिंग सेंस इन बायोलॉजी, नथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन बायोलॉजी, नथिंग वेग इन बायोलॉजी, देयर इज नो इफ, नो बट, नो लेट, नथिंग सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट देयर इज नो conjunctured, there's no construed, it's a real science, है ना? तो डॉब्जन्स्की साहब ने कहा कि नथिंग सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। सिर्फ इवोल्यूशन को छोड़ दिया जाए, इवोल्यूशन टोटली कंस्ट्रूड है, टोटली कंजंक्चर्ड स्टोरी है, एक मनगढ़ंत कहानी है। कंजंक्चर्ड का मतलब होता मनगढ़ंत, कंस्ट्रूड संभावनाएं। जैसे किसी को नहीं पता है कि डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, जितने बायोलॉजिस्ट, जितने नेचुरलिस्ट, उतनी मनगढ़ंत बातें, बट एक्चुअल किसी को नहीं पता है? ऐसा हुआ होगा, एक उल्का पिंड आया होगा और रातों रात डायनासोर खत्म हो गया है, जमीन उलट गई होगी, टोटल डायनासोर जमीन के अंदर चला गया। एक मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत है ना? लाखों साल पहले आदमी जमीन के अंदर दब गया, खुद खुद के हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, अनुमान ही तो लगा रहे हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी रही होगी, है उसका फूड हैबिट ये रहा होगा, अनुमान। तो डॉब्जन्स्की साहब ने कहा कि नथिंग सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन इज टोटली कंस्ट्रूड, टोटली कंजंक्चर्ड स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी है। जिस तरीके से फिजिक्स एक मनगढ़ंत है, मैथमेटिक्स मनगढ़ंत है, एक मनगढ़ंत है। केमिस्ट्री तो फिर भी नेचर के करीब है, इसलिए बायो केमिस्ट्री होती है, इसलिए बायो केमिस्ट्री होती है, बायो मैथमेटिक्स नहीं होता। बायो फिजिक्स है कुछ, बट ऐसा नहीं है कुछ, है ना? तो इसलिए एक इवोल्यूशन एक मनगढ़ंत है, ये डॉब्जन्स्की साहब ने कहा है। तो लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डॉब्जन्स्की, evolution is nothing sense in biology, एक्सेप्ट। जितना लोग आता वो ये कहता बायो में कॉन्सेप्ट कहां है, बायो तो रट लो, बायो का कॉन्सेप्ट तो वो है कि आज भी अगर हम मैथमेटिक्स चाहें, आज भी तो 10th क्लास तक और 11th बेसिक मैथमेटिक्स बिना हम किसी रिवीजन किए हुए, बिना बुक पढ़े हुए, बिना कुछ देखे पढ़ा सकते हैं। आज भी पढ़ा सकता हूं मैं मैथमेटिक्स, आज भी पढ़ा सकता हूं इतने साल छोड़े हुए के बाद। लेकिन अगर मैं इतने दिन तक बायोलॉजी छोड़ दूं तो मैं नहीं पढ़ा सकता। आज भी मैं बायो के लिए बहुत मेहनत करता हूं और पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, इतने कॉन्सेप्ट हैं बायो के अंदर। 10 बुक पढ़िए, एक ही चीज को 10 तरीके से है चीजें लिखी हुई, बट एक्चुअली हम बायो को बायो की तरफ पढ़ते ही नहीं है ना। इसीलिए लगता है कि अमीबा जान गए, हाइड्रा जान गए, बायो जान गए। हम लोग बायो उतने समझते हैं, अमीबा हाइड्रा बायो है जी। जहां बगल में बैठ जाओ, देखो चार्ट बोले, जिसको कुछ ना हो बायोलॉजी कुछ नहीं है, बायो तो बस रटना है। उतने जानता कि अमीबा और हाइड्रा समझ के बायो हो